हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज का नया टॉपिक खाद और उर्वरक, सत्र 2 इकाई 4 का। बच्चों, इसके पहले मैंने सत्र 1 पढ़ाया था, आपको समझ में आया होगा आपको। अब हम सत्र 2 की बात कर लेते हैं, खाद और उर्वरक। सबसे पहले तो आप समझें खाद और उर्वरक क्या होता है ना। खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है ना, और कैसे कैसे ये काम करते हैं खाद और उर्वरक। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये खाद है, ये उर्वरक है। खाद का जो काम होता है तो ये क्या होता है, ये धीरे वर्क करता है ना। जब आप ज़मीन में डालते हो, भूमि में डालते हो, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे वर्क करता है खाद, है ना। और उर्वरक जो होता है ये तेज़ी से काम करता है ना। तेज़ी से ये वृद्धि कराएगा, तेज़ी से काम करेगा, है ना। और बहुत कम समय के लिए ये अपनी भूमि में रहता है। और खाद जो है, आप खाद डालोगे तो अधिक समय तक भी रहेगा और धीरे धीरे काम करेगा, है ना। जैसे कि गोबर की खाद, गोबर की खाद आप डालते हैं तो ये खाद में ही आएगा, है ना, गोबर की खाद। तो गोबर की खाद का काम क्या रहता है, ये धीरे धीरे वर्क करेगा पर अच्छा वर्क करेगा और लंबे समय तक अपनी खेती में बना रहता है। और जैसे कि आप उर्वरक में क्या यूरिया डालते हैं, क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, है ना। तो यूरिया डालते हैं आप, तो क्या होता है कि ये सही से जल्दी जल्दी यूज़ हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रयोग गति से काम करता है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, है ना, ये चीज़ रहती। तो मिट्टी में पोषक तत्वों का एक संतुलित अनुपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना फसल की उपज और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक है। दो स्रोत हैं जो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। जैविक स्रोत आमतौर पर खाद और रासायनिक या अकार्बनिक स्रोत जिन्हें उर्वरक कहा जाता है। अब खाद की बात कर लेते हैं। तो खाद बच्चों पशु और पौधों के अवशेष से, है ना। खाद पशुओं की गोबर खाद और अवशेष पत्ती पौधों के अवशेष से खाद बनती है ना। तो ये खाद बच्चों क्या होता है, हम जब खेत में डालते हैं इस खाद को, तो इस खाद में क्या होता है कि बहुत अधिक समय तक ये खाद क्या होती है, अपने खेतों में उर्वरता क्षमता को बनाए रखती है ना। और बहुत अधिक समय तक भी काम आती है और लाभ थोड़े धीरे करती है पर अधिक समय तक ये अच्छा लाभ देती है खाद, है ना। और उर्वरक क्या होते हैं कि उर्वरक बहुत जल्दी उसका मतलब उपयोग हो जाता है, बहुत जल्दी फायदा दे देता है, परंतु कम समय के लिए होता है। खाद क्या होता है कि गोबर की खाद द्वारा बनाई जाती है ना, कंपोस्ट द्वारा, हरित खाद जो होती है, हरी पत्ती वाली खाद, है ना। ये सब इनको क्या बोलते हैं, खाद कहते हैं, है ना। ये है। इसके बाद में देखोगे आप लाभ, ये मिट्टी की संरचना में सुधार लाते हैं, इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे काम ये खाद से होते हैं, है ना। इसके आगे देखते हैं हानि। तो खाद हानि मैंने अभी आपको बताया था कि खाद धीरे काम करता है, धीरे गति से काम करता है, धीमी गति से। इनमें अपघटन और पोषक तत्व निकलने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। हरित खाद की लागत वाणिज्यिक उर्वरक की लागत से अधिक हो सकती है ना। ये है। तो इसके बाद में हम खाद की बात कर लेते हैं, कौन कौन से खाद में आते हैं। सबसे पहला बात करते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, है ना। फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद। FYM पालतू पशुओं के गोबर की और मूत्र के साथ साथ कूड़े और बचे हुए खाद्य पदार्थ का या खिलाए जाने वाले चारे का एक विघटित मिश्रण होता है। ये विघटित मिश्रण होता है ना। इसकी पूरे तरह विघटन होने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं, विघटन होने में, सड़ने में गोबर की खाद को, तब जाके ये गोबर की खाद तैयार होती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, फास्फोरस, पोटास ऑक्साइड के रूप में मिट्टी में उपलब्ध होते हैं। यह सब्जी की फसलों में अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं ना। तो बहुत अच्छी होती है गोबर की खाद बच्चों। ठीक है। उसके बाद में कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। तो कंपोस्ट ये क्या होता है, कंपोस्ट एक जैविक खाद है ना। जैविक खाद है जिसका उत्पादन जैविक कचरे अपघटन के माध्यम से। देखोगे शहरों में जो कचरा निकलता है ना, जैविक कचरा, तो जैविक कचरा जैसे कि यह पशुओं के गोबर, मूत्र, गीली मिट्टी, गाय के गोबर, पत्तियों
गोबर की शाखाएं, ये सारी चीज़ों से ही तैयार किया जाता है कंपोस्ट। शहरी कचरा से भी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद ऑयल केक की बात कर लेते हैं, ये चित्र के माध्यम से समझा करो आप, है ना। उसके बाद ऑयल केक की बात कर लेते हैं। तो ये ऑयल केक वो केक होता है जैसे कि किसी तिलहन फसल जो रहती है उसका तेल निकालने के बाद में ये जो केक देख पा रहे हो आप, ये देखिए, ये केक जो बचता है तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसी को बोलते हैं ऑयल केक। क्या बोलते हैं? खली जो बचती है उसी को बोलते हैं ऑयल केक। ये क्या होता है, जैसे कि आप नीम की खली, है ना, नीम का तेल निकाल लिया आपने, है ना, और क्या बची? खली। तो उसको क्या करते हैं आप, यूज़ कर लेते हैं खेतों में डालने के लिए ये खली को। तो ये ऑयल निकालने के बाद जो खली बचती है उसी को बोलते हैं ऑयल केक, है ना। खाद्य होती है कुछ, अखाद्य होती है कुछ, है ना। जैसे कि अखाद्य कौन कौन सी हो गई? नीम हो गई, नीम अखाद्य हो गई, जिनको हम खा नहीं सकते, ठीक है, पशु खा नहीं सकते, है ना, इनको बोलते हैं अखाद्य। और उसके बाद खाद्य कौन कौन से हो गए? जैसे मूंगफली, जैसे सोयाबीन की खली, सोयाबीन की खली को हम क्या बना लेते हैं, उसकी बड़ी बना के खा लेते हैं, है ना, केक को। तो ये कुछ खाद्य होते हैं, अखाद्य होते हैं। ऑयल केक के बारे में आपने समझ लिए, ठीक। अब समझते हैं हम हरी खाद। हरी खाद को समझते हैं, जैसे कि आप हरी खाद के लिए मूंग अधिकतर लगाते हैं अपने क्षेत्र में, है ना। तो क्या होता है, हरी खाद एक प्रथा है, इसमें फसलें जैसे कि सनई, ये देख पा रहे हैं आप, हरी खाद के रूप में सनई लगाए हुए हैं, ढेंचा लगाए हुए हैं इन लोगों ने, है ना। सनई और ढेंचा हरी खाद के लिए हम लगाते हैं। और जैसे कि ढेंचा लगा हुआ है ये, उसके बाद में क्या करते हैं, इसमें हरे अवस्था में ही क्या, जैसे फल बनने के पहले ही आप क्या करते हैं, जुताई कर देते हैं, है ना, खेतों की। मतलब यही मिट्टी में इनको क्या करते हैं, दबा देते हैं। मिट्टी में हरी खाद, हरे पौधों को दबा देना ही हरी खाद कहलाती है ना। हरी हरी जो रहती है, पौधा हरा हरा रहता है, तो उसको ही जुताई करके मिट्टी में दबा देते हैं, उससे क्या हो जाती है, हरी खाद बन जाती है ना। इसी को बोलते हैं हरी खाद, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद होती है, बहुत ही ज़बरदस्त ये इसका यूज़ होता है, ठीक है। जीव जो मिट्टी की उर्वरता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है केचुआ। ये जो लाल लाल आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये हैं केचुए, है ना। ये केचुए क्या करते हैं, आप अपशिष्ट डाल के रखते हैं, एक गड्ढा आप बनाया आपने, इस गड्ढे में क्या कर दिया आपने, पूरा अपशिष्ट भर दिया, है ना, खाद कचरा सड़े गले ये सारी चीज़ें आपने यहाँ भर दिया, और 2 किलो केचुए के जीव डाल दिया, है ना, 2 किलो केचुए डाल दिए यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे केचुए कि, ये जो केचुए डाले आपने, ये जो लंबे लंबे देख रहे हैं मान लो केचुए, तो ये क्या करेंगे, इनको अपशिष्ट को खाएंगे और अपशिष्ट को खा करके मल करेंगे, है ना। मल करेंगे, जब मल करेंगे तो क्या होगी, खाद बन जाएगी। तो वो पूरा अपशिष्ट खा खा के वो मल करेंगे और पूरी काली काली पूरी खाद बना लेंगे वो, है ना। उसी को बोलते हैं हम क्या, वर्मी कंपोस्ट। बहुत ही उपयोगी खाद होती है, बहुत ही लाभदायक खाद होती है फसलों के लिए, है ना। तो FIM से भी कई गुना तेज खाद होती है ना। तो ये उर्वरक शक्ति मिट्टी की बहुत बढ़ा देती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कम मात्रा में डालना पड़ता है, यदि वर्मी कंपोस्ट आप डाल रहे हैं तो, है ना। ये है वर्मी कंपोस्ट, इससे लाभ आप यहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक है। बहुत ही उपयोगी लाभ है यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में खादों का उपयोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जैव उर्वरक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैव उर्वरक संवाहक आधारित उपक्रम है जिसमें लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, कवक और शैवाल आते हैं। तो बैक्टीरिया, कवक और शैवाल पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक को, बायो फर्टिलाइजर को हम जब डालते हैं उसी को बोलते हैं जैव उर्वरक। इनको पौधों में मिट्टी में डालना जैव उर्वरकों को, ठीक है। इससे क्या है, पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है ना। इसके बाद में आप यहाँ देख लोगे जैव उर्वरक का यहाँ वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है, ये पढ़ लोगे आप। फिर राइजोबियम, जैव उर्वरक के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो राइजोबियम आ जाता है उसमें। उसके बाद में एजोस्पिरियलम, है ना, और उसके बाद में एजोटोबैक्टर और एजोला, ये सब क्या हैं, ये हैं जैव उर्वरक के प्रकार। जैव उर्वरक का हम क्या करते हैं, पौधों में उपयोग करते हैं, है ना। तो जैव उर्वरक के कौन कौन से प्रकार हैं, देखो, एक तो राइजोबियम हो गया, है ना, जैव उर्वरक के प्रकार हैं ये, राइजोबियम कल्चर। उसके बाद में एजोस्पिरियलम, है ना, एजोस्पिरियलम। उसके बाद में एजोटोबैक्टर, ये सब क्या जैव उर्वरक के प्रकार हैं, है ना, पूछ सकता है एग्जाम में आपको। फिर ये आप एजोला यूज़ करते हैं, एजोला। तो ये एजोला, ये प्रकृति में सहजीवी है, केवल अधिक पानी में उगाए जाते हैं। एजोला का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, पौधों की उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। ये हो गया जैव उर्वरक।
अब बात करते हैं जैसे कि एक और नीले हरे शैवाल का भी उपयोग करते हैं। फास्फोरस घुलनशील वाले जैव उर्वरक, ये सारी चीज़ों को आप क्या 1 से 2 बार यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाने वाला है। जैव उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो बीज उपचार, बीजों का उपचार, बीजों के उपचार के लिए 200 मिलीमीटर पानी में 100 ग्राम इनोक्यूलेट्स डालकर आप घोल तैयार कर लोगे और बीज का घोल डुबाकर उपचार कर लोगे, है ना। उसी को बोलते हैं बीज उपचारित करना, है ना। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, यहाँ से पढ़ लेना। फिर आप मिट्टी का मतलब क्या कर रहे हैं, आप बीजों का उपचार कर रहे हैं, तो बीजों का उपचार कर रहे हैं तो आप जैसे आलू बो रहे हैं तो आलू बोने में आप आलू के जो कंद हैं उनको भी आप उपचारित कर लें अच्छे से, उसके बाद में लगाएं, है ना। देखते हैं आप मिट्टी का उपचार भी कर लेते हैं। आप मिट्टी को उपचार करने के लिए आप क्या करोगे, जो पौधे में मतलब बीजों में आप उपचारित कर रहे थे बीजों को इनोकुलेट से, तो इसमें भी क्या करोगे, मिट्टी में आप इनोकुलेट्स को 5 से 7 किलोग्राम मात्रा को लगभग 50 से 100 किलोग्राम सड़ी हुई FIM जो खाद रहती है मिट्टी में मिला दें और 1 हेक्टेयर भूमि में डाल देते हैं। आप बीजों को सीधी बुआई के मामले में राइजोबियम को सभी फलीदार फसलों के लिए इनोकुलेट से रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये मिट्टी को आप क्या उपचारित कर लोगे तो क्या होगा कि किसी प्रकार के कीट और रोग आपके बीज में नहीं होंगे, पौधे में सुरक्षित पौधा उगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अभी तक तो हमने बात किए थे खाद की, अब बात करते हैं हम उर्वरक की, फर्टिलाइजर की, है ना। उर्वरक मैंने आपको समझाया था, ये बहुत ही जल्दी अपने पौधे में वर्क करते हैं, बहुत ही तेज़ी से वर्क करते हैं और जल्दी से खेतों से समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, देखो आपको मैंने इसके पहले बताया था ये क्या है, मूल पोषक तत्व है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बच्चों ये नाइट्रोजन फास्फोरस को हम उर्वरक के रूप में जानते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। जैसे कि आप यूरिया डाल रहे हैं उसमें नाइट्रोजन होता है ना, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर कहलाते हैं। फर्टिलाइजर बहुत, अब मैंने आपको 2 बार बता दिया, इससे लाभ क्या होने वाले हैं, एक तो जल्दी आपको आसानी से जल्दी आपको ग्रोथ मिल जाएगी, ठीक है, और हानि भी इससे बहुत ज़्यादा होंगी, है ना। ये हानियों को पढ़ लोगे यहाँ से, ठीक है। और खाद और उर्वरक में मैंने आपको अभी बताया। अब इसकी बात कर लेते हैं, उर्वरकों के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो उर्वरक में क्या है, फर्टिलाइजर, अकेला उर्वरक या सरल उर्वरक, ठीक है। फिर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस या फास्फेटिक उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, मिश्रित उर्वरक, ये सभी उर्वरकों के क्या है यहाँ प्रकार हैं, ठीक है, देख पा रहे हो आप। तो बच्चों कहने का अर्थ यह है कि इस अध्याय में आपको सबसे मेन पॉइंट की बात याद रखना है, खाद क्या होती हैं और उर्वरक क्या होते हैं, खाद का क्या उपयोग होता है, उर्वरक का क्या उपयोग होता है और इनसे लाभ हानि क्या है, इनसे लाभ हानि क्या है ना। ये चीज़ों से ही आपको यहाँ से इसका क्वेश्चन बनने वाला है। बहुत सारी चीज़ें याद करने से अच्छा है कि आप एग्जाम में जो चीज़ आपको आने वाली है वो चीज़ें मैं आपको IMP के रूप में बता दिया यहाँ पे, है ना, कि खाद में आप खाद कौन कौन सी होती हैं ये पढ़ लें, ठीक है, और उनका उपयोग क्या होता है, लाभ हानि क्या होती है, उर्वरक कौन कौन से हैं, इनके उपयोग और लाभ हानि, बस इतने से आपको क्या बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आज मैंने आपको इकाई 4 पूरी कंप्लीट करा दिया है, 1 2 3 4 इकाई तक अपना कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब रही बात 5वीं इकाई की, तो 5वीं इकाई भी बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा, परंतु आपको अब मैं IMP क्वेश्चन भी देना चालू करूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से अब पढ़ाई करते रहें, मैं आपका कोर्स तो वार्षिक परीक्षा के पहले तक पूरे कंप्लीट करा दूंगा, और ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहें। आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आपको वैसी आ जाने वाली, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।